आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरएम का फर्स्ट पॉइंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहला हम क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मतलब कि पहले कोई, आप देखिए, कोई भी काम करेंगे, अपने घर का भी काम करते होंगे, कुछ ट्रिप डिसाइड करेंगे या फिर और कुछ भी काम आप सोचते हैं, पहले क्या करेंगे? उस काम को करने के पहले आप क्या करेंगे? प्लान करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एचआरएम में भी सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लॉयड करने के पहले, लाने के पहले, अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने के पहले उसको सबसे पहले प्लान करना होगा। और प्लान किस पे बेस्ड है, किसके आधार पे वो प्लान करेगा, उसको हम स्टडी करेंगे इसमें अभी, क्या क्या किस बेसिस में वो प्लानिंग को करता है। देखिए, आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो है, पहले तो हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, क्या क्या प्लान के अंदर क्या क्या प्लानिंग करेंगे उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसका उद्देश्य क्या है। प्लानिंग करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है तो उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कौन कौन सा प्रोसेस से गुजर कर ये प्लानिंग चलता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे? स्टेप टू एचआरपी, मीन्स कौन कौन सा स्टेप फॉलो होता है एचआरपी प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एचआरपी, मतलब कौन कौन सा एक फैक्टर्स है जो कि प्रभाव देता है किसको? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए, हमको, हमारे सोच के लिए। जब हम प्लान करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, तो कौन कौन सा फैक्टर है वो? इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल कौन कौन सा फैक्टर होगा, एक्सटर्नल कौन कौन सा फैक्टर होगा, उस चीज के स्टडी करेंगे। फिर लास्ट पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एचआरपी। ये आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक फिगर्स दिख रहा होगा, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। परफॉर्मेंस अप्रेसल, यू आर हायर्ड, ट्रेनिंग, पे रोल, कंपनसेशन प्लान। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, बस यही प्लानिंग है। प्लानिंग क्या करते हैं सर? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या न्यूली ऑर्गेनाइजेशन है जो नया खुलना चाह रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, या स्मॉल मीडियम लार्ज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका मेन कुछ मोटिव होगा, उसका ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसका गोल होगा। उसी गोल के आधार पर, उसी ऑब्जेक्टिव के आधार पर वो हर काम को करेगा। मान ली जाए, यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी एक छोटी सी कोई कंपनी ले लेते हैं जिसको 2000 यूनिट प्रोडक्शन करना है पर मंथ, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। 2000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, जैसे कि डिपार्टमेंट्स आपको बता चुका हूँ, वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम होता है। ये वेरियस डिपार्टमेंट काम करते हुए जो उस 2000 यूनिट जो अभी टारगेट निर्धारित हुआ है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए सारा डिपार्टमेंट लग जाएगा काम पे। इसी डिपार्टमेंट में हमको मेन पावर डिप्लॉयड करना है। वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट मीन्स कह सकते हैं उसको, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, आर&डी डिपार्टमेंट हो गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इस जो डिपार्टमेंट है, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स, यहाँ हम क्या करेंगे? पर्सन को, यानी ह्यूमन बींग को डिप्लॉयड करेंगे। तो उसका हम प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से प्लान करेंगे? जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है। क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया है अभी फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे? 2000 यूनिट, किसी भी प्रोडक्ट का 2000 यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है मंथ वाइज। मंथ वाइज हमको 2000 प्रोडक्शन देना है यूनिट। तो इसके लिए सारा डिपार्टमेंट में हमको ऐसे, जैसे एचआर डिपार्टमेंट में एचआर को ही हायर करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ह्यूमन बींग को हायर करना होगा। तो ये हमको पहले प्लान करना होगा। यानी सबसे पहले प्लान होगा डिपार्टमेंट वाइज, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको काम करवाने, उसमें काम करवाने के लिए, डिप्लॉयड करने के लिए पर्सन को हम पहले प्लान करेंगे। क्या प्लान करेंगे? नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ ह्यूमन बींग जिसको हम डिप्लॉयड करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो सबसे पहले जो हमारा 2000 यूनिट है, उसको अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट में डिप्लॉयड कर रहे हैं, तो कितना कितना डिप्लॉयड करना है, इसको हम रफ डायग्राम बनाएंगे, स्टडी करेंगे कि हमको कितना जरूरत पड़ेगी। मान ली जाए फॉर एग्जांपल, एचआर डिपार्टमेंट में हमको 3 एम्प्लॉयज की जरूरत है। मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट और सेल्स करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वेरियस रिसोर्सेज से गुजरते हुए जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिससे मशीन टेक ओवर होगा। वहां पर काम करने के अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग की जरूरत है, जैसे फिटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे लोगों की जरूरत होगी। ठीक है, उसका हम प्लानिंग कर लेंगे। ये नंबर्स ऑफ पीपल हर डिपार्टमेंट में काम करके हमारा मेन मोटिव 2000 यूनिट जो प्रोड्यूस करना है मंथ वाइज,
इसको अचीव करने के लिए हम पहले प्लान कर लेंगे। तो पहला क्या होगा, प्लानिंग ऑफ डिप्लॉयड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। प्लानिंग किस चीज से कर रहे हैं, नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम डिप्लॉयड करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अहम क्या हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, हायरिंग करना, उसको हायरिंग करना। और हायरिंग कैसे करेंगे, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, मतलब उसको कंपनी में कैसे लाएंगे, कैसे डिप्लॉयड करेंगे, जो उनको जरूरत है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट में 4 लोगों की जरूरत है, और जिस फील्ड का रिक्वायरमेंट है उसी फील्ड के ही एक्सपर्टीज को हम इंटरव्यू लेंगे और उसको असाइन करवाएंगे और ज्वाइन करवाएंगे हमारी कंपनी में। जैसे हमको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। पहले एक रफ डायग्राम पूरा बना लिया जाएगा। नंबर ऑफ पीपल 50 चाहिए हमको, तो 50 पीपल का रफ डायग्राम बना लेंगे, इस डिपार्टमेंट में चाहिए। फिर किस क्वालिटीज की चाहिए, मतलब क्या क्वालिटीज उनके अंदर, पर्सन्स के अंदर होना चाहिए, ये सारा रफ डायग्राम पहले बना लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, क्वालिटीज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इसके हिसाब से हम डिप्लॉयड करेंगे जिस जो हमको रिक्वायरमेंट है वेरियस डिपार्टमेंट में। तो पहला क्या कि नंबर ऑफ पीपल को समझे कि कितना नंबर ऑफ पीपल लगेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करने के लिए। दूसरा क्या हो गया कि उनका क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, नॉलेज कितना है और हमको क्या चाहिए, उसके हिसाब से डिप्लॉयड करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब का प्लान करना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, जब डिप्लॉयड कर लिए पर्सन को, हम डिप्लॉयड कर लिए, उसके बाद ही वो वेरियस स्टेप्स में चलता है, जिसमें पहला आपको चैप्टर्स में बताया वेरियस स्टेप चलेगा। उन उस एम्प्लॉयज को काम करवाने के लिए हमको बहुत सारे स्टेप्स और चलना पड़ेगा अंदर में। तो वो क्या क्या है, ट्रेनिंग देना उनको, डिप्लॉयड कर चुके हैं, डिप्लॉयड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, प्रॉपर वेजेस देना, पे रोल देना, पे ऑफ करना, कंपनसेशन देना। ठीक है, परफॉर्मेंस को उसको अप्रेजल देना, रिवॉर्ड्स अवार्ड्स देना, ये सारा चीज को पहले से प्लान करेंगे। अभी हम क्या किए, किसी भी पर्सन को डिप्लॉयड नहीं किया, हम पूरा प्लान कर रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक प्लान कर रहे हैं। शुरुआत हमारा कहाँ हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि 2000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, वहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद नंबर डिसाइड हुआ कि कितने नंबर में हमको एम्प्लॉइज असाइन करना है। फिर उसके बाद तीसरा डिसाइड हुआ क्वालिफिकेशन, हमारे हमको जो रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को जो रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, सबको अभी रफ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद डिप्लॉयड करने के बाद हम क्या क्या करेंगे, उसका प्लानिंग पहले से करना होगा कि हमको उसको किस प्रकार से ट्रेनिंग देंगे, क्या हम उसको वेजेस देंगे, क्या हम उसको सैलरी देंगे, कौन कौन सा को कंपनसेशन, बेनिफिट, वेलफेयर बेनिफिट्स देंगे। ये सारा चीज को हम पहले से सुचारू रूप से प्लान कर लिए रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एग्जिस्टेंस वे में लाएंगे। एग्जिस्टेंस वे में कैसे लाएंगे, रिक्रूट करके, जेनुअनली रिक्रूट करके, पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकालेंगे, इंटरव्यू लेंगे, रिक्रूट करेंगे, उसके बाद डिप्लॉयड करेंगे पर्सन को। उसके बाद ये सारा चीज जो हम प्लानिंग किए हैं उसको फिजिकल वे में ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, ये सारा चीज जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये सब पहले करेंगे। मतलब क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से नंबर ऑफ पीपल्स को पहले वो समझेंगे कितने नंबर्स लगेंगे। उसके बाद उसको हायरिंग करने के पहले उनके क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपर्टीज, उसके नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी, उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के, उसके हिसाब से उसको देखेंगे। फिर उसके बाद प्लान करेंगे क्या, उनको किस प्रकार से डिप्लॉयड करने के बाद कैसे ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, उसको कैसे परफॉर्म को उसको अप्रिसिएट करेंगे, क्या पेमेंट देंगे, क्या सैलरी देंगे, क्या कंपनसेशन देंगे, कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, उनका सेफ्टी का क्या क्या ध्यान रखेंगे, ये सब चीज का रफ डायग्राम पहले प्लानिंग होगा। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, पहला स्टेप। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, HR प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाई द नीड फॉर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, अभी जो आपको बताया चार प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जिस ह्यूमन रिसोर्स को हमको जरूरत है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत है, अब उसको हम मुहैया कराना, आइडेंटिफाई करके एनालाइज करेंगे उसको, और उसी को जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करे, यानी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को हम डिप्लॉयड करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस है, HRPI का ऐसा प्रोसेस है जिसको एनालाइज करेगा एंड आइडेंटिफाई करेगा
क्या नीड ऑफ एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो जरूरत है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये क्या होता है, एचआर प्लानिंग। ठीक है, इसको और विस्तार रूप से बताया है, इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर दैट इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तभी हो सकता है जब राइट पीपल, राइट कैपेबिलिटी, राइट टाइम एंड राइट प्लेस असाइंड हो। मीन्स हमको जरूरत है एक एचआर मैनेजर की, तो एचआर मैनेजर जो नॉलेज का एचआर को देख सके ऐसा नॉलेज के बंदे को लेके आएंगे, हायर करेंगे। ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का नॉलेज हो या मार्केटिंग का नॉलेज हो, ऐसा पर्सन को नहीं लेके आएंगे। मीन्स जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से राइट प्लेस में, राइट टाइम में, राइट पर्सन को राइट क्वालिटी यानी राइट कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको लेकर आएंगे। ये होता है एचआर प्लानिंग। क्लियर है एचआर प्लानिंग क्या होता है? एचआर मीन्स क्या, एचआर प्लानिंग मीन्स क्या होता है? मीन्स एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे हमको मार्केटिंग का एक बंदा चाहिए जिसको मार्केटिंग का काम करवाना है। ठीक है, उनको सेल्स स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, तो हम उसमें एचआर से, एमबीए जो एचआर किया हो वो पर्सन को लेके आ जाएंगे। तो वो उसका तो नॉलेज नहीं होगा कि सेल्स के बढ़ाने के लिए उसको क्या क्या करना होगा, क्योंकि उसको एचआर का नॉलेज, सेल्स का नॉलेज तो है नहीं कि सेल्स बढ़ाने के लिए उसको क्या क्या टैक्टिक्स का अपनाना होगा, ये तो नॉलेज है नहीं। तो क्या काम कर पाएगा? तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट होगा क्या? नहीं। तो जो जरूरत है, जो ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव को जरूरत है, यानी एचआर डिपार्टमेंट में 3 बंदे की रिक्रूटमेंट है करना है, तो एचआर के ही एक्सपर्ट होना चाहिए। अब मार्केटिंग का 3 बंदे लाना है वहां, तो मार्केटिंग के ही एक्सपर्ट्स होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से राइट पर्सन को वहां लेके आना है। राइट कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मीन्स उसका क्वालिटीज हो गया, उसके एक्सपीरियंस हो गया, मतलब उस बंदे में कितने एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है, कितना वो गेन करके आया हुआ है बाहर से, उस चीज को देखना है। जब हायर करेंगे, जब उसका इंटरव्यू लेंगे, सारी चीज को देखना होगा। तो राइट पीपल, राइट कैपेबिलिटी, राइट टाइम में और राइट जगह में इसको लाना एचआरपी का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम होता है। ये है छोटा सा मीनिंग। क्लियर है? इसको हायरिंग के लिए जितना जरूरत हो उतना काम करें। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में केवल डिप्लॉयड पर्सन को डिप्लॉयड करने के लिए बस काम नहीं होता है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, डिप्लॉयड करने से लेकर उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करने से लेकर जितने अंदर में उसके प्रोसेस होंगे, यानी कि ट्रेनिंग देना, उसके स्किल को डेवलप करना। ठीक है, उसके क्या सैलरी रहेगा, क्या पेमेंट्स रहेगा, कौन कौन सा कंपनसेशन देंगे। ठीक है, वे सिस्टम क्या रहेगा, उसको सेफ्टी के लिए क्या क्या करेंगे, उसके वेलफेयर के लिए क्या क्या करेंगे, ये सारा चीज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत में आएगा। स्टेफिंग के अंतर्गत में नहीं आता। स्टेफिंग के अंतर्गत में केवल स्टाफ रिक्रूटेड करना, लाना, बस इतना ही है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर उस डिप्लॉयड पर्सन के और लाने से लेकर काम करवाने तक जितने भी प्रोसेस होंगे, वो सारा चीज जो भी प्रोसेस बताया, वो सारा चीजों को देखना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर में। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग समझ गए? क्लियर है? उसमें कुछ डाउट तो नहीं है कि प्लानिंग क्या चीज है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या चीज है? इन शॉर्ट एक बार और बताता हूँ। प्लानिंग मीन्स डिप्लॉयड ऑफ पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को, मोटिव को फुलफिलमेंट करे, ऐसे डिप्लॉयड करेंगे पर्सन को। ठीक है, तो पर्सन, ह्यूमन बीइंग को कैसे डिप्लॉयड करेंगे? राइट पर्सन, राइट कैपेबिलिटी, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। ठीक, ये एचआरपी काम है। और उसके अंदर जब डिप्लॉयड कर देते हैं, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, जो कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मोटिव को प्राप्त करने के लिए उस डिप्लॉयड पर्सन के ग्रोथ करते हैं, यानी कि ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी देना, वेजेस देना, कंपनसेशन देना, ये सारा चीज, ये एचआरपी है। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी। इसका उद्देश्य क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने का उद्देश्य क्या है? प्लानिंग करने का पहला उद्देश्य है टू फोरकास्ट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। मींस रिक्वायरमेंट को पहले जानेंगे। जैसा ये प्लानिंग कर रहे हैं तो जान रहे हैं ना कि हमको यहाँ 5 बंदे की जरूरत है, एचआर डिपार्टमेंट 5, मार्केटिंग में 5, प्रोडक्शन में 5। तो पहले फोरकास्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि ह्यूमन रिसोर्स की कितना रिक्वायरमेंट है उसको फोरकास्ट करना। उसका, ये प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव से पहला है। ठीक है, मतलब जानना पहले, रफ डायग्राम बनाना। ठीक है, हमको ये रिक्वायरमेंट होगा हर डिपार्टमेंट्स में, इतने मैन पावर की, इतने ह्यूमन रिसोर्स की। ठीक है, इसको फोरकास्ट करना, पहले सोचना। ठीक, ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है टू मैक्सिमाइज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस।
मीन्स ज्यादा से ज्यादा मत जो डिप्लॉयड पर्सन है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, हम यूज कर सके। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए इसको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उस मैन पावर की हम इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें, काम करवा सकें वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। थर्ड जो पॉइंट है, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को इनबिल्ड किया जाता है, लाया जाता है। जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेके आते हैं। हमको केवल मान लीजिए केवल एचआर में ही काम है, बाकी और कहीं काम नहीं है, बाकी पहले से डिप्लॉयड है। हमको अभी प्लान किए हैं कि हमको एचआर से ही काम करवाना है हर काम। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एचआर के ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मैन पावर को डिप्लॉयड करेंगे। तो ये एचआरपी का काम होता है, ऑब्जेक्टिव यही है कि टू डिटरमाइन करेगा रिक्वायरमेंट लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कितना रिक्वायरमेंट कहाँ पास है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है इसका, टू डिटरमाइन एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉइज। मीन्स क्या हो गया इसका, और दूसरा चौथा उद्देश्य क्या है और एचआरपी का, कि प्रोवाइड करे ट्रेनिंग। किसको देगा, जो डिप्लॉयड पर्सन है, जो जिसको हम हायर करके लेके आ रहेंगे, उसको क्या करना है, ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग देना है, ताकि वो अच्छे से वो जो उसको काम सौंपा गया है उसको और अच्छे तरीके से वो कर सके। तो ये एचआरपी के तहत में आता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के तहत में आता है। नेक्स्ट है, टू डिटरमाइनिंग एंड कंडक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, ताकि उसका स्किल को और डेवलप कर सकें। ट्रेनिंग तो देंगे ही, पहला जो स्टेप है ट्रेनिंग तो देंगे ही। जिसमें काम कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। बट इस स्टेप में ऐसे भी कंडक्ट करते हैं कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि वो अपना आउटपुट और बेटर तरीके से दे सके। स्किल और उसको डेवलप किया जाता है उस डिप्लॉयड पर्सन का, ताकि वो और जो हम काम सौंपे हैं उससे ज्यादा वो मैक्सिमम आउटपुट अपना दे सके। इसलिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये उसका उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है इसका, आगे देखते हैं। टू फोरकास्ट फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट। देखिए आज जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पर्सन को डिप्लॉयड कर दिए। बट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, परिवर्तनशील है। हर चीज परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज परिवर्तन होगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। ठीक, तो उस परिवर्तन को फुलफिलमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस को, टू फोरकास्ट द फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट। जो फ्यूचर में जो भी अपडेशन आएगा उसको फुलफिलमेंट करने के लिए पहले से प्लान करना। ठीक है, मान ली जाए, देखिए कभी बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पर क्या होता है, काम कर रहे हैं, मतलब 30 साल से काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद उसको कंप्यूटर नहीं आता है। फॉर एग्जांपल बताना, अंठन मत लीजिएगा इस चीज़ों को। कंप्यूटर नहीं आता है, और जैसे हमारे डैड ही हो गए, ठीक है, जो काम करते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, और काम करने का दौरान वो काम तो किए, 30 सालों तक काम किए, लेकिन अब परिवर्तन हुआ, कंप्यूटर का युग आया, कंप्यूटर चलाना उनको नहीं आता। ठीक है, लेकिन अब कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फिर भी वो काम किए, उसको निकाला नहीं गया उस एम्प्लॉयज को। लेकिन उसको ऐसे एचआरपी के तहत में क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप, उसकी स्किल को डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर नीड के हिसाब से। जैसे फ्यूचर में कंप्यूटर है बहुत जरूरी है, उनको काम करना है कंप्यूटर में, ताकि टाइम को जो ड्यूरेशन है वो कम से कम लगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो एचआरपी होता है उसका, उसके तहत में क्या करते हैं, उस डिप्लॉयड पर्सन को क्या करेगा, उसको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसको स्किल को डेवलप करेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, टू फोरकास्ट द फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट, फ्यूचर के हिसाब से वो काम करता है, ताकि अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको कंप्यूटर से ही काम करना है, तो वो जो डिप्लॉयड पर्सन जो 30 साल से काम कर रहा है वो कर सके उसमें काम और अपना बेटर आउटपुट दे सके। इसलिए उसको सोच कर, उसको समझ कर उस वो भी काम करना जरूरी है। तो ये फोरकास्ट करना जरूरी है कि फ्यूचर में क्या स्किल की रिक्वायरमेंट हो सकता है। ये छोटा सा एग्जांपल दिए कंप्यूटर की, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में और बहुत सारे हो सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके हिसाब से वो फोरकास्ट करेगा। नेक्स्ट जो है, टू प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेस एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट। जो डिप्लॉयड पर्सन है उसको काम करवाना है, तो जो उस काम जिससे हम काम करवाएंगे उस डिप्लॉयड पर्सन को, उसको रिसोर्सेस प्रोवाइड करना
इंपॉर्टेंस है, विदाउट रिसोर्सेस वो तो काम कर नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है, एचआरपी है, एचआरपी क्या करता है, उसको रिसोर्स प्रोवाइड करता है जब उसको रिक्वायरमेंट होती है। जिस डिप्लॉयड पर्सन को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको रिसोर्सेस प्रोवाइड कर देती है, ताकि काम बाधित मत हो, भैया अच्छे से काम कीजिए। ठीक, तो यही चीज बता रहा है, टू प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज एज एन व्हेन रिक्वायरमेंट, जब जरूरत है तब नेसेसरी रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है टू असिस्ट मैन पावर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। जो मैन पावर डिप्लॉयड है उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं। जो उनके गाइड होंगे, जो उसके हेड हो गए, जैसे मान लीजिए 10 मेंबर्स है, 10 एम्प्लॉयज है, उसके हेड होंगे। उस हेड जो मेंबर है वो उसको असिस्ट करता है, उस मैन पावर को असिस्ट करेगा, ताकि प्रोडक्टिविटी क्या है, बढ़ा सके। ठीक है, जो काम कर रहा है सुचारू सुचारू रूप से काम कर रहे हो तो फैक्ट है, नो डाउट। बट क्या है, उसको और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो उसके हेड होते हैं वो क्या करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं, बताते हैं, ताकि उस वो जो डिप्लॉयड पर्सन है वो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, इंप्रूव हो जाए। ये नेक्स्ट है एचआरपी को प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है टू डिप्लॉय द मैन पावर इन ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एचआरपी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो टू डिप्लॉय द मैन पावर इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऐसे कोई पर्सन जिसको डिप्लॉयड किए हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, उसको ट्रेनिंग दिए, स्किल डेवलप किए, स्किल डेवलप करने के बाद वो हर मामले में सुपर सीट है, सुपर सीट। अब तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसको किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में हेड बना के भेज देगा, ताकि वो वहां के पूरा काम को सुचारू रूप से कर सके। तो ये डिप्लॉयड करने, एचआरपी की ये भी ऑब्जेक्टिव है कि उस मैन पावर को न्यू ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉयड कर सकता है, अकॉर्डिंग टू उसके ग्रोथ, उसके स्किल के हिसाब से कर सकता है। ये भी ऑब्जेक्टिव्स उसके हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम क्रिएटिंग प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है काम करने के दरमियान, तब क्या होता है, जो हेड होंगे और जो कलीग्स होंगे, वो एक दूसरे के प्रॉब्लम को बिना कन्फ्लिक्ट किए आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करती है। एचआरपी के तहत में, ऑब्जेक्टिव्स के तहत में आता है, ताकि काम बाधित ना हो, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट जो है इसमें, टू स्टडी द कॉस्ट ऑफ लेबर। देखिए, अब सीधी सी बात है, जब मैन पावर हम असाइन करेंगे, उनको सैलरी देंगे, तो कॉस्ट तो लगेगा, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट तो लगेगा। तो उसको भी स्टडी करके रखता है वो एचआरपी, कि कितना कॉस्ट कहाँ कहाँ लगेगा, कितने मैन पावर को हायर करेंगे, कितना सैलरी देंगे, तो कितना कॉस्ट बैठेगा ऑर्गेनाइजेशन में, कितना हमको आउटपुट दे रहा है उस कॉस्ट में, ये सारा चीज स्टडी उस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर रखेगा। तो ये क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है एचआरपी का, जिसके तहत एचआरपी प्लानिंग काम करता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेप टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का करने का प्रोसेस, किस तरीके से हम प्लान करते हैं। हम तो समझ चुके हैं, अभी तक एचआरपी समझ चुके, प्लानिंग के तहत क्या क्या करते हैं, क्या क्या उद्देश्य है वो समझ चुके हैं, और एचआरपी प्लानिंग में करते क्या है वो भी समझ चुके हैं। अब उसको करते कैसे हैं, तो एक प्रोसेस से, एक प्रक्रिया से गुजरता है, उस प्रक्रिया को हम समझेंगे। तो ये देखिए, आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा कौन कौन सा प्रक्रिया से गुजरता है, कौन कौन सा प्रक्रिया से गुजरता है। पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, पहले तो उद्देश्य बनाएगा, प्लानिंग करेगा। दूसरा क्या है, करेंट मैन पावर इन्वेंट्री। तीसरा, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। चौथा, मैन पावर गैप, एम्प्लॉय प्लान, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अब ये प्रोसेस में एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो हम कंटिन्यूस चलते रहेगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से चलेगा। तो यहाँ क्या 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 हो रहा है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या क्या हो रहा है। पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का उद्देश्य, मूल उद्देश्य, जिस पर पिछला स्लाइड में पढ़े हैं, वो पहले सेटअप होगा, सेटअप कर लिए कि ये प्लानिंग है। अब देखिए, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एट प्रेजेंट में जो भी मैन पावर होगा, उसको पहले वो नोट डाउन करेगा कि हर डिपार्टमेंट में एट प्रेजेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, करंट मैन पावर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये मैन पावर जितने ह्यूमन बींग काम कर रहे होंगे उसके ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वेरियस डिपार्टमेंट में उसको पॉइंट आउट करेगा, कुछ समझेगा, देखेगा, ठीक है।
तो पहला स्टेप क्या हो गया, पहले नोट डाउन करेगा वो हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को कि हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट से मिला के 50 एम्प्लॉय हैं, ये इसको समझेगा। तो कर पहला क्या प्रोसेस हो गया, करंट मैन पावर इन्वेंट्री को पहले पकड़ा। ठीक, दूसरा क्या होगा, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए मान लीजिए कि 50 एम्प्लॉय का उसके पास इन्वेंट्री है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पहले थे 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बट अब देखिए उसको प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाना है, उसको अब क्या करना है, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाना है, उसको अब रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा एम्प्लॉय की, मतलब 50 एम्प्लॉय एक प्रेजेंट में वर्किंग कर रहे हैं, उसको मान लीजिए 50 एम्प्लॉय की और जरूरत है, उसको डिप्लॉयड करना है अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ऑब्जेक्टिव क्योंकि उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, वो क्या करेगा, फोरकास्ट करेगा डिमांड के हिसाब से और सप्लाई करेगा, उतने उतने एम्प्लॉयज को फिर लेके आएगा अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो पहले क्या करेगा, पहले क्या किया, करंट मैन पावर इन्वेंट्री को समझा कितने है, फिर वो फोरकास्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड बढ़ गया कि अब 2000 यूनिट से भैया 4000 यूनिट करना है, 5000 यूनिट करना है, तो 50 एम्प्लॉय में अब नहीं चलेगा, अब 100 एम्प्लॉयज लाना पड़ेगा, तब उसको प्राप्त करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए तो फोरकास्ट किया, दूसरा स्टेप में क्या किया, फोरकास्टिंग किया। ठीक है, नेक्स्ट है मैन पावर गैप। मतलब अब देखिए मैन पावर गैप मीन्स क्या हो गया, देखिए पहले में 50 एम्प्लॉय का इन्वेंट्री उसके पास में है, और फोरकास्ट करने के बाद उसको 50 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है जिसको लेके आना है, वो गैप हो गया। मैन पावर गैप मीन्स 50 एम्प्लॉय की उसको गैप हो गया। ठीक है, मतलब 50 एम्प्लॉय उसको लेके आना होगा उसका टारगेट को पूरा करने के लिए, उसको काम करवाने के लिए, ये गैप हो गए, उस मैन पावर गैप हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में वो प्लान करता है भैया 50 एम्प्लॉयज हमको हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए जरूरत है 50 एम्प्लॉय को, और तो क्या करता है उसको इस एम्प्लॉय प्लान के तहत में उस 50 एम्प्लॉय को और डिप्लॉयड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या जाएगा, अब ये सारा चीज हो गया तो अब 100 एम्प्लॉयज उसके पास काम कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग देगा उस 100 एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग और उसको डेवलप करेगा ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव 2000 से 4000 यूनिट हो चुका है वो 4000 यूनिट मंथ वाइज प्राप्त कर सके, इसलिए उसको ट्रेनिंग देके उसको काम करवाएगा। अब काम करवाने के बाद क्या करेगा भैया, फ्री में तो काम करवाएगा नहीं, तो वो उसको अप्रेजल देगा, अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, मीन्स उसको उसके काम के हिसाब से उसको सैलरी के साथ साथ बहुत सारे अप्रेजल देगा, रिवॉर्ड्स अवार्ड देगा, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो मेन क्या, फिर उसके बाद अप्रेजल देने के बाद क्या होगा, मेन क्या उसका ऑब्जेक्टिव जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पहला ऑब्जेक्टिव जो सेट किया है कि 4000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, उसके हिसाब से काम चला, पूरा एक सर्कल चला, तो उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट हो गया। अब फिर नया ऑब्जेक्टिव चालू हो गया कि इस बार अब 4000 यूनिट नहीं चाहिए मुझे, अब 8000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, तो फिर नया ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब फिर नया ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर करंट मैन पावर उसके पास 100 एम्प्लॉइज है, फिर फोरकास्टिंग किया 8000 यूनिट के लिए, फिर 100 एम्प्लॉयज की जरूरत है, ये प्रोसेस जो है चलता जाएगा। ये है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनबिल्ड करेगा, डिप्लॉयड करेगा पर्सन को, उसको अच्छे से प्रॉपर ट्रेंड करके सैलरीज वगैरह दे के अपने मोटिव्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करेगा। ये है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस सीक्वेंस। ओके, क्लियर जो है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है एक्सटर्नली एंड इंटरनली, वो चीज को समझेंगे। देखिए, आप फर्स्ट क्लास में आप पढ़े होंगे, बिजनेस को रन ओवर करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जब चलती है बिजनेस, तो इंटरनली और एक्सटर्नली फैक्टर जो रहता है वो अफेक्ट करता है, उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। आपने पढ़ा है बिजनेस इन्वायरमेंट की क्लास में, बताइए सवाल। बिजनेस इन्वायरमेंट क्लास में आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली बिजनेस को रन करने के लिए अफेक्ट करता है, पढ़ा है, बताइए कौन कौन सा फैक्टर है। इंटरनली बताइए और एक्सटर्नली बताइए आप लोग कौन कौन सा फैक्टर। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर, गुड, वेरी गुड, किशोर जी वेरी गुड। माइक्रो और मैक्रो किस में आता है, इंटरनल या एक्सटर्नल।
माइक्रो मैक्रो, ओके, गुड गुड। ठीक, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार एचआरपी प्लान करने के लिए भी एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, देखिए, प्लानिंग के तहत क्या क्या आएंगे? नंबर ऑफ ओपनिंग्स। मतलब सबसे पहले इसको समझिए कि एचआरपी प्लानिंग क्या है। एचआरपी प्लानिंग तो अभी समझ चुके हैं, पूरा क्लियरिफाई कर चुका हूँ। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, नंबर्स ऑफ ओपनिंग, टाइप ऑफ जॉब। नंबर ऑफ ओपनिंग में कितने नंबर्स में रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, टाइप ऑफ जॉब, कौन कौन सा प्रकार का जॉब है, एचआर में है, मार्केटिंग में है, प्रोडक्शन में है, किसमें है। ठीक है, प्रोजेक्टेड मैन पावर, कितने मैन पावर की और आवश्यकता होगी। ठीक है, अवेलेबल स्किल, किस स्किल की, किस एक्सपर्टीज के बंदे की जरूरत है, ये सब प्लान करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस, किस टाइप के एक्सपीरियंस के बंदे को हायर करना है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड एंड अवेलेबिलिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के नीड और अवेलेबिलिटी के हिसाब से काम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा उसको समझना है। फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान फॉर रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड सेपरेशन। ये एचआरपी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जिसको आपको समझा चुका। अब इसको प्राप्त करने के लिए, इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए दो फैक्टर इन्वॉल्वमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। अगर ये दोनों चीजें सही साथ चलती है तो ये जो प्लानिंग कर रहे हैं वो गुड, वेरी गुड। अगर ये फैक्टर उसमें, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर है, ऑबेड नहीं करती है, या फिर कुछ हिंड्रेंस आता है, प्रॉब्लम्स आता है, ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करते हैं पाथ में, तो ये जो हमारा जो प्लानिंग है वो सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर में पहला है लीगल फ्रेमवर्क, लेजिस्लेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। एक्सटर्नल मींस गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ये सारे क्या फैक्टर है, हमारे जो प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करेगा। मतलब गवर्नमेंट क्या रूल्स बनाती है, क्या रेगुलेशंस है, ये सारे चीज फैक्टर एक्सटर्नली अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट के हिसाब से भी काम करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लेजिस्लेशन जो है, लॉस है, रूल्स रेगुलेशंस है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से फर्क पड़ेगा हमारे प्लानिंग, एचआरपी प्लानिंग में। दूसरा है मैन पावर मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड स्किल। मींस जिस जगह पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित है, उसके आसपास के जो मार्केट एरिया है, वहां पर जो हमको डिप्लॉयड करना है पर्सन, वो है या नहीं, कि हमको विदेश से लाना पड़ेगा काम करवाने के लिए, उस चीज को देखना है। मेन पावर मार्केट है कि नहीं आसपास है। जैसे बिलासपुर में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है मान ली जाए, तो हम बिलासपुर में अवेलेबिलिटी है कि नहीं जो हमको चाहिए, जिस स्किल, जिस एक्सपर्ट के पर्सन को चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, वो मार्केट में, बिलासपुर के मार्केट में है या नहीं, कि हमको रायपुर जाना पड़ेगा, कोरबा जाना पड़ेगा, ये सब चीज को देखना। ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है हमारे प्लानिंग को, किस प्लानिंग को, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। पहला क्या होगा, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, लॉस रूल्स रेगुलेशन, ये इफेक्ट करता है। दूसरा अवेलेबिलिटी, मैन पावर बाहर जो है सोसाइटीज में, जो पास में है ना, वो कितना है या नहीं है, वो फैक्टर अफेक्ट करता है। अगर नहीं है तो हमको कहाँ बाहर से लाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम बिलासपुर में है मान लीजिए, बिलासपुर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ नहीं है, वो स्किल के बंदे नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अगर हमारे स्टेट में ही नहीं है मान लीजिए, दूसरे स्टेट से लाना पड़ेगा, लेकिन लाना पड़ेगा। ये सब चीज को देखना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल फैक्टर है दूसरा। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो काम कर रहे होंगे बिलासपुर में, हमारा ही बस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो भी अफेक्ट करेगा कि वो कितना कॉम्पिटिटिव है, वो कैसा टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है, वो उसमें वो क्या क्या इकोनॉमिकल पॉलिसीज रखा है, वहाँ क्या लीडरशिप चल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी फैक्टर हमारे एचआरपी को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मान लीजिए मैं एल्युमिनियम बनाया हूँ, एल्युमिनियम को सेल आउट करना है। इस एल्युमिनियम को सेल आउट कर रहा है दूसरा एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो एल्युमिनियम भी प्रोड्यूस कर रहा है। मैं 2000 यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो भी 2000 यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा है। मार्केट का डिमांड ज्यादा है। ठीक है, मार्केट का डिमांड ज्यादा है तो हमको उसकी कंपटीशन के हिसाब से 2000 को 4000 बढ़ाना होगा।
ताकि हम मार्केट में बने रहें और मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर लें। तो कुछ कंपटीशन के हिसाब से, मार्केट कंपटीशन के हिसाब से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीशन के हिसाब से हमको प्लान करना होगा। अब मान लीजिए 2000 का यूनिट है, उसको 4000 करना है हमको, ठीक है, कंपटीशन में बने रहने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब 4000 यूनिट का आपको प्रोडक्शन देना है, तो मेन पावर जो प्लानिंग करेंगे डिप्लॉयड करने के लिए, उसको ज्यादा करना होगा। तो ये जो मेन पावर प्लानिंग, एचआर प्लानिंग किस में अफेक्टेड है? कंपटीशन में। ठीक। दूसरा, टेक्नोलॉजी चेंज। जैसे अब जान चुके हैं, अपडेशन होते रहता है हमेशा, हर चीजों का अपडेशन होते रहता है, और अपडेशन करना बहुत जरूरी है। किसी टेक्नोलॉजी का नहीं, खुद का भी अपडेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अपग्रेडेशन होता है, तो उसके हिसाब से भी हमारे जो एचआरपी प्लानिंग है उसको अफेक्ट करता है, उसके हिसाब से भी प्लान करना है। मान लीजिए कोई ऐसा मशीन है जो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है, उससे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पा रहा है, या फिर उस क्वालिटी के प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है वो मशीन, तो टेक्नोलॉजी हम चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम उस मशीन को परचेज करके लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और वैसे वैसे पर्सन को डिप्लॉयड करेंगे जो उस मशीन को ऑपरेट कर सके। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज के हिसाब से हमारा एचआरपी, मतलब हमारा जो एचआरपी है वो चेंज होगा, हमारा प्लानिंग चेंज होगा। ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल पॉलिसीज। इकोनॉमिकल पॉलिसीज भी अफेक्ट करता है हमारे प्लानिंग को, एचआरपी प्लानिंग को। इकोनॉमिक, जाहिर सी बात है, विदाउट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो जो हर स्टेट का अलग अलग पॉलिसीज होता है, ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज है इकोनॉमिकल, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिकल पॉलिसीज का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, उसके पॉलिसीज कैसे हैं, उसके हिसाब से भी उसके प्लानिंग में अफेक्ट करेगा। लास्ट वन क्या है? लीडर, लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप तो पढ़े होंगे, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे। लीडरशिप मतलब एक ऐसा शक्ति है, ऐसा शक्ति है जो कि इनहेरेंट क्वालिटी है किसी भी डिप्लॉयड पर्सन का, जो कि वो दूसरे को गाइड करके, मोटिवेट करके काम करवाता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक अच्छा लीडरशिप है, तो क्या है, हमारा काम क्या है, सुचारू रूप से चलेगा, बाधित नहीं होगा। तो ये देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशंस के आसपास के लोग, बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं, ठीक है, जो काम करने को बाधित करते हैं। कुछ ऐसे बाधित ऐसे लोग होते हैं जो कि करने नहीं देते, वो अपने अपना लीडरशिप का रौब जताते हुए, जो जितने भी हमारे पास स्टाफ होंगे उसको बोलते हैं कि इतना पैसा में ये काम नहीं होगा, और बढ़ाना है, तब हम उस काम को करेंगे। तो उसका प्रभाव, उस लीडर का प्रभाव उनको पड़ता है, किनको पड़ता है? जो डिप्लॉयड ह्यूमन बींग है, जो हम प्लान करके रखे हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप जो है ना, ये लीडरशिप भी अगर पॉजिटिव रहा हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, तो हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, पॉजिटिव ग्रोथ भी होगा। अगर ये लीडरशिप जो है, जो उनको गाइड करता है, वो नेगेटिव वे में लेके जाए, तो हमारा जितना प्लानिंग का जो है वो सब उड़ जाएगा ऊपर से। ठीक है, जितना हम सोच के रखे हैं, हम प्लान करके रखे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये इतना रिक्वायरमेंट है, हमको इतना जरूरत है, और इसके हिसाब से हम काम करेंगे, तो नहीं हो पाएगा अगर नेगेटिव लीडरशिप होगा वहाँ। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि जिसके वजह से काम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया, दूसरा मैन पावर हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, तीसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है। अब जो है इंटरनल फैक्टर, ये तो ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर का फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर जो है बाहर के फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशंस के फैक्टर नहीं, बाहर के फैक्टर है। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के फैक्टर जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करता है, वो है क्या क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनली क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है वो, उसके हिसाब से। दूसरा, इन्वायरमेंटल स्कैन। इन्वायरमेंटल स्कैन का मतलब होगा इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली, यानी कि हर वेरियस डिपार्टमेंट में क्या क्या जरूरत है, किस डिपार्टमेंट में कितना जरूरत है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो इन्वायरमेंटल स्कैन करने की जरूरत होती है इंटरनली। मीन्स, इंटरनली मीन्स वेरियस डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वहाँ स्कैनिंग करेगा, इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा। ठीक है। और जैसे एचआर डिपार्टमेंट में 10 लोगों की जरूरत है, तो उसको स्कैन करके रखेगा, भैया 10 की जरूरत है। मार्केटिंग में 4 लोगों की जरूरत है, प्रोडक्शन 4, ये इन्वायरमेंट को स्कैन करके रखेगा। ये फैक्टर भी अफेक्ट करेगा प्लानिंग। जैसे हमको अगर 10 के एम्प्लॉय की जरूरत है, तो हम प्लानिंग करेंगे ना कि 10 को हायर करके ले आए। अगर 20 की जरूरत है तो 20 को हायर करके लेके आए। तो ये इन्वायरमेंटल स्कैन करेंगे, इससे हमारा प्लानिंग भी अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, इससे भी हमारा प्लानिंग
अफेक्ट करता है। मान ली जाए उस ऑर्गेनाइजेशंस के पास में डिप्लॉयड करने के लिए, पर्सन डिप्लॉयड करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो उसका वीकनेस हो गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि जब उसका पैसा ही नहीं है तो डिप्लॉयड कहाँ से करेगा। तो ये एक वीकनेस हो गया, एक एग्जांपल दिया, छोटा सा एग्जांपल दिया, वीकनेस हो गया। तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रेंथ, उसके पावर पे, स्ट्रेंथ पे और वीकनेस पे भी अफेक्ट करेगा एचआरपी। ठीक है। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी को डेवलप करना, जो भी स्ट्रेटेजी वो अपनाता है उसको डेवलप करते रहता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मान लीजिए आज जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाया है, अब उस स्ट्रेटेजी को चेंज करके उसको और दूसरा कर दिया कि नहीं भैया अब ये करना है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग चेंज होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें मैं ये देता हूँ कि अभी वो स्ट्रेटेजी बनाया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाया है कि 2000 यूनिट प्रोडक्शन करना, उसके हिसाब से प्लानिंग हुआ एचआरबी। लेकिन ये अचानक चेंज कर दिया 4000 यूनिट प्रोडक्शन करना भी है, तो यहाँ पर भी चेंज होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि अब उसके हिसाब से रिक्रूट करना पड़ेगा। तो ये जब डेवलप करता है अपना स्ट्रेटेजी चेंज करता है, उसके हिसाब से हमको एचआरपी प्लानिंग करना होगा। ये जो है 4 पॉइंट हो गए स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लानिंग है। ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग के हिसाब से भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चेंज होता है। क्या क्या है? स्पेसिफिक प्लान फॉर ग्रोथ, एक्विजिशन, मर्जर्स एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये कंपनी के अंदर में होती ही, अगर इसको विस्तार से जाएंगे तो बहुत बहुत लंबा है। उसको ग्रोथ करने, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में ग्रोथ करने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए और किसी और दूसरे कंपनी मर्ज करने के लिए, और उसको डाइवर्ज अलग और एक्सपेंडेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है। वो जो मालिक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के मालिक है, वो सोचते हैं इस चीजों को ऑपरेशनल वे में। ठीक है, कि उसको ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और किसी का, हमारी कंपनी को किसी और कंपनी मर्ज कर लें क्या, उसको और डाइवर्सिफिकेशन करने को, एक्सपांड करने के लिए सोचते रहते हैं। ये जो सोच की वजह से भी हमारा प्लानिंग चेंज होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चेंज होगा। इसके सोच के, इस ऑपरेशनल सोच के हिसाब से भी प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसको एक्सपांशन करना है, उसको डाइवर्ट करना, जो ऑर्गेनाइजेशन के एट प्रेजेंट में कैपेबिलिटी है उसको वो डाइवर्सिफाइड कर रहा है, ठीक है, और दूसरे कंपनी में मर्ज कर रहा है, मान लीजिए उसका क्या काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा तो वहां पर हमारा प्लानिंग भी बढ़ जाएगा। उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट, उसके हिसाब से ओपनिंग, उसके हिसाब से प्लानिंग, ये सारा चीज होगा। ये दो फैक्टर्स है, एक्सटर्नली इंटरनली फैक्टर्स है, जो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करता है। देखेंगे जब किसी चीज को आपको स्टडी करना है, तो एक डायग्राम क्या करता है, सारा अंदर के थ्योरी को पहले डिस्क्राइब कर देता है। एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं पूरी चीजों को। ये जो डायग्राम है ना, फैक्टर, फैक्टर का भी दिखाया है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एचआरपी। ये छोटा डायग्राम है जो कि आपके पूरे जो कि इन्फ्लुएंस करता है एचआरपी को, समावेश कर दिया एक ही साथ। एक छोटा डायग्राम है, तो ये बड़ा कहाँ से हुआ? मतलब एचआरपी हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या एडवांटेज होता है कंपनी को और क्या डिसएडवांटेज है, तो उसे क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। ये देखिए, एडवांटेज में है टैलेंट डेवलपमेंट, एनहांस एम्प्लॉय रिटेंशन, प्रिडिक्टिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। मींस क्या है? टैलेंट यानी कि नया जो टैलेंट इनबिल्ड करते हैं, डिप्लॉयड करते हैं पर्सन को, हम प्लानिंग के तहत ही करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन एडवांटेज है, हम प्लान करके पहले लगते हैं, प्लान करते हैं, उसके हिसाब से हम डिप्लॉयड करते हैं पर्सन को, और न्यू ब्लड, न्यू लेके आते हैं हमारे कंपनी में, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो टैलेंट डेवलपमेंट का काम तो हम करते हैं। दूसरा, ये एडवांटेज है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एडवांटेज। दूसरा, एनहांस करते हैं किसको? एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, यानी कि बना कर रखने के लिए हम एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन मुहैया कराते हैं। मतलब वो अपने जो डिप्लॉयड किए हैं एम्प्लॉयज को, तो वो ज्यादा उस सेटिस्फाइड रहे, उस जॉब से रोक के रख सके उस एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म्स के लिए। ये एचआरपी प्लानिंग करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसको अच्छा रेम्युनरेशन देता है, उसको अच्छा सैलरी देता है, ये सारा चीज करके रखता है। ये तो ये एडवांटेज है, दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज जो है, प्रिडिक्टिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता बना कर रखता है। प्रिडिक्ट मतलब यदि कुछ ऐसा चीज हो गया इन फ्यूचर में, तो वहां पर वो बोल देंगे कि मेरे पास एम्प्लॉयज नहीं है, ये काम कैसे होगा। उस कंडीशन में भी एचआरपी क्या करता है, तो दूसरे डिप्लॉयड पर्सन से काम करवा सकता है, वो प्रिडिक्ट करके पहले से रखता है अगर ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो उसको दूसरे एम्प्लॉय को, जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको करवा सकते हैं, क्योंकि उसके पास वो स्किल, वो नॉलेज, वो एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये पहले से वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत प्रिडिक्ट करके रखता है। और ठीक है, तो ये जो है एडवांटेजेस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है।
क्या है, कॉस्ट लगता है भैया। अब हम हायरिंग करेंगे, लेके आएंगे, अच्छा टैलेंट चाहिए तो अच्छा पैसा देना होगा उसको, तो कॉस्ट लगेगा। यानी कि एम्प्लॉइज हायर करके लेके आएंगे तो कॉस्ट लगेगा, तो हाई कॉस्ट लगता है। और ये सब प्लानिंग करने के लिए भी कॉस्ट लगता है। जितना भी प्रोसीजर चला है प्लानिंग करने का, तो उसमें कॉस्ट लगेगा ना, तो ये हाई कॉस्ट बैठाता है। ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल एंड रिस्क ऑफ लॉसेस, कुछ ऐसे लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे हम किस बंदे को हायर करके लेके आए हैं कि वो उसके नॉलेज को देख के, उसके एक्सपर्ट्स को देख के तो लेके आए हैं, लेकिन वो उस लेवल में काम नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो वो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का लॉसेस तो है। तो कभी कभी जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे एडवांटेज जितना अच्छा है हमारा कि प्रिडिक्ट करते हैं और हम फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो अनप्रिडिक्टेबल और कभी भी लॉस हो सकता है। कभी भी वो व्यक्ति है वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा हम नहीं जानते हैं। अगर उसकी स्किल तो है, उसके हिसाब से ही लेके आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट वो काम कर पाएगा कि नहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन में आने का, ये हम नहीं जानते हैं। ये लॉसेस है, ये डिसएडवांटेज है। और क्या है, रिस्क और ऑब्सोलेंस एंड कंपेलेंसी। इसमें क्या होता है, ऑब्सोलेंस मीन्स होता है पुराना पुराना हो जाना। ठीक है, मतलब जो आउटडेटेड हो जाता है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय हम हायर करके लेके आए हुआ 30 सालों से काम कर रहे हो आउटडेट हो चुके हैं, तो उसको अपडेट करने की जरूरत है। तो ये एक ऐसा रिस्क होता है पुराने चीजों को लेके आने में, और बहुत समय तक लॉन्ग रन में काम करने से उसको काम करवाते हैं डिप्लॉयड पर्सन में, लेकिन वो अपग्रेड नहीं होता, तो वो भी मोटिव और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए नुकसान है। तो ये पुराना चीज होने से नुकसान होता है, उसको ऑब्सोलेंस को हटा के उसको अपडेट अपग्रेडेशन करना जरूरी है। उसको मतलब अपडेट करना जरूरी है। ये ऑब्सोलेंस को हटाना जरूरी है पुराना चीजों को। तो ये ऑब्सोलेंस क्या है, पुराना हो जाना। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है इस चीज का। ये है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अब डाउट फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, और अभी कुछ डाउट है तो पूछिए। सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कल पढ़ेंगे वो है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन, थर्ड चैप्टर ऑफ HRM। ओके।